आज हम आपके सिविक्स का लेसन नंबर 3 हमें संसद क्यों चाहिए ये डिस्कस करेंगे कि इस लेसन में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, कि हमें इस बात का बहुत प्राउड है, हमें गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। इस लेसन में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद जो है देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इस लेसन में हम ये रीड करेंगे कि कैसे लोगों को आज़ादी मिली है कि वो अपना निर्णय खुद ले सके। इसी आधार पर संसद जो है भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। उसके बाद है कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था, कि पूरे देश की जो जनता थी उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल संघर्ष, एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई लड़ी थी। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, कि अलग अलग जो तबके थे, अलग अलग जो हिस्सों में से लोगों ने इसमें क्या था भाग लिया था। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया था। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। इसी तरह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, 1885 में उन्होंने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या मांग की कि जो विधायिका में क्या होना चाहिए कि सदस्य को चुनने का अधिकार होना चाहिए और जो भी सरकार बजट पेश करती है उस पर चर्चा और उस पर प्रश्न करने का भी क्या अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी, कि पूरी तरह से तो मंजूर नहीं किया गया था लेकिन कुछ हद तक क्या था सरकार ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, कि जो राष्ट्रवादी थे वो दबाव बना रहे थे, उसी कारण ही इनका निर्माण हुआ था। लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। मगर ये जो उन्होंने इसका निर्माण किया उसमें क्या था कि सभी लोगों को ना ही तो वोट डालने का अधिकार था और ना ही वो लोग क्या था कि जो भी डिसीज़न होता था, जो भी निर्णय लिया जाता था उसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। इसके बाद संसद की भूमिका क्या है। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन, कि इसका क्या सिद्धांत है कि जो निर्णय प्रक्रिया होगी उसमें जनता की क्या होगी, हिस्सेदार होगी, वो पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी सहमति पर ही इसमें आगे कार्य किया जाएगा। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्ति है, कि जो हमारी जो भी संसद की जो व्यवस्था है उसमें क्या है बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, कि जैसे राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं उसी तरह ही क्या लोकसभा के लिए भी चुनाव वोटिंग होती है। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, कि लोकसभा के लिए क्या है 5 साल बाद चुनाव होते हैं। जैसा कि इसी में लेसन में जो नक्शे में दिखाया गया कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, कि अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की वोटिंग प्रक्रिया होती है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है, कि हर एक क्षेत्र से एक एक व्यक्ति क्या है संसद में जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, कि जो भी जो लोग हैं जो चुनाव लड़ेगा, जो उम्मीदवार होगा वो क्या होगा किसी भी एक राजनीतिक दल का सदस्य होगा। लास्ट में क्या है कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव, कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे किया जाता है। भारत संसद जो भारतीय संसद है उसकी जो क्या है 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा।
लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, कि जो निर्वाचित जो सांसद उनमें चुने गए हैं उनमें क्या है, उसको बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, कि 2 तो इसमें मनोनीत सदस्य होते हैं और 543 क्या है, निर्वाचित जो चुने गए सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए इसके पास? 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कि किसी भी दल का जो विरोध करेंगे या गठबंधन का विरोध करेंगे तो उस दल को क्या बोलेंगे? राजनीतिक दल को विपक्षी दल कहेंगे। इसी तरह ये आपका लेसन था और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।